अगर ये इलेक्शंस ऐसे हो जाएं जिसके अंदर मैंडेट सही ना हो तो ये पैर की जंजीर बनेगी। ये तमाशा किसी न किसी शक्ल में चलता रहे। ये पॉलिटिशियंस को मुकालमा करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी और आगे का रास्ता बनाना चाहिए। वाहिद हल सिर्फ इलेक्शन है। पॉलिटिकल कोई एक्टिविटी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ पार्टी की रियायत थी, न हमारे कोई पॉलिटिक्स डिस्कस हुए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। नैब रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की अपीलें बहाल और जमानत भी मिल गई है, जिसके बाद बड़ा सवाल यह है कि इन अपीलों का मुस्तकबिल क्या होगा। इस हवाले से अदालत में नैब का मौक़िफ़ अहम है। आज नैब ने एक बार फिर मियाँ साहब की अपील बहाल करने और जमानत देने के हक़ में मौक़िफ़ दिया है। इस मौके पर नैब प्रोसिक्यूटर और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब के दरमियान एक दिलचस्प मकालमा हुआ है। जस्टिस मियाँ गुल हसन ने इस्तफसार किया कि अगर अपीलें बहाल हो गईं तो क्या फैसले के हक़ में दलाइल देंगे, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि शवाहिद देखकर मेरिट पर दलाइल देंगे। इससे कबल नैब प्रोसिक्यूटर ने मीडिया के इस तासुर की नफ़ी की कि शायद नैब ने सरेंडर कर दिया है। नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि नैब ने रियासत के मफाद के साथ इंसाफ की फराहमी भी देखनी है। नैब ने ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर बनाए। बहरहाल वतन वापसी के बाद हम ये देख रहे हैं कि मियाँ साहब स्मूथ सेलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं। साबिक चेयरमैन नैब के खिलाफ शिकायतों का जायजा लेने के लिए भी कल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया गया है। याद रहे कि साबिक चेयरमैन नैब पर गुज़श्ता हुकूमत के कहने पर सियासी मुखालफिन के खिलाफ केसेस बनाने का इल्ज़ाम है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने वतन वापसी के बाद पहली बार सहाफ़ियों के सवालों का जवाब दिया। उनसे पूछा गया कि क्या इलेक्शन की तारीख देने का मुतालबा करेंगे, जिस पर मियाँ साहब ने कहा कि पहले यहाँ से तो फारिग। और इम्पॉर्टेंट बात और जो सामने आई वो ये कि कल सदर मुमलिकत ने जनवरी में इलेक्शन के इनेकाद पर गैर यकीनी का इजहार कर दिया, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन ने सदर के बयान को रद्द कर दिया गया और कहा है कि तैयारी पूरी है। लेकिन देखना यह है कि क्या इलेक्शन की तारीख जल्दी आने वाली है, अदालत में आएगी, खुद देगा इलेक्शन कमीशन, क्या इसका ताल्लुक मियाँ साहब के खिलाफ अपीलों के फैसले की टाइमलाइन से भी है। सवाल ये भी है कि इलेक्शन में PTI को किस हद तक शमूलियत का मौका मिलेगा। इस हवाले से सदर मुमलिकत ने नवाज शरीफ से कुछ तवक्कुआत का इजहार भी किया है। क्या कहा है, सुनिए। क्या ये सदर की ख्वाहिश है या अमली तौर पर वो इस हवाले से कुछ किरदार भी अदा कर सकते हैं। दूसरी तरफ इसहाक डार ने PTI की इलेक्शन में शमूलियत के सवाल का भी दिलचस्प जवाब दिया है। क्या ऐसा ही होगा? आज बर्फ पिघली है और PTI और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान राब्तों की खबर भी सामने आई है। बहुत ही दिलचस्प खबर है ये। जब पूछा गया तहरीक इंसाफ के लोगों से कि आप मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास क्या करने गए थे, उन्होंने कहा कि हम ताज़ियत करने के लिए गए थे। लेकिन इससे पहले कितनी ताज़ियतें की हैं ये भी देखने की ज़रूरत है, और क्या इस तरह जो है वो इज्तिमाई सूरत में ताज़ियत करने गए थे ये भी देखने की ज़रूरत है। लेकिन अगर कोई डायलॉग हो रहा है, कोई बातचीत हो रही है, तो वो खुशाइंद बात है, वो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये किस सारे पस मंज़र में हो रही है और इसका मुस्तकबिल क्या होना है। मौलाना साहब आप देख रहे होंगे फुटेज में कि जमात करा रहे हैं और अली मोहम्मद खान साहब और असद कैसर साहब उस जमात में बाजमात नमाज पढ़ रहे हैं। अच्छी बात। तो देखना ये कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। हमारे साथ बहुत पैनल है जर्नलिस्ट का, सीनियर जर्नलिस्ट हैं मेरे साथ। रऊफ़ क्लासरा साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। जावेद चौधरी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं। चौधरी साहब भी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। हमारे दोस्त शहजाद इकबाल साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं, ये भी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। आप तीनों से आज बस बात करनी है। मैं अपना इनपुट ज़रा प्रोग्राम में कम ही दूँगा। चौधरी साहब ज़रा मुझे ये बताइएगा, नैब का जो हालिया मौक़िफ़ है, वैसे तो कुर्बान जाने का दिल करता है इस नैब पे कि कभी कुछ, कभी हाँ कभी ना, लेकिन आप नवाज शरीफ साहब की बरियत और सियासी विंडिकेशन को अब क्या मैटर ऑफ टाइम समझते हैं? देखिए, नैब जो बनाया गया था उसका मकसद ही ये था कि आपने कुछ सियासतदानों को आपने पॉलिटिक्स से बाहर करना है, कुछ लोगों को नई पार्टी में शामिल करना है, कुछ पार्टी आपने तोड़नी है, कुछ पार्टियों को रीशेप करना है। इसका DNA ये था। और अगर आप इस DNA को ज़हन में रख के पिछले 25 साल की जो कारकर्दगी है नैब की वो देख लें, तो ये साबित होता है कि नैब हर इलेक्शन से पहले किसी एक पार्टी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है और ठीक ठाक इस्तेमाल होता है, और उसके पूरी पैरवी जो बाकी सारे रियासती इदारे करते हैं, उसमें अदलिया भी शामिल होती है, उसमें इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल होती है, उसमें पुलिस भी अपना किरदार अदा करती है, उसमें FIA भी अपना किरदार, बल्कि पूरी रियासत जो है उसमें अपना किरदार अदा करती है। फिर वो केसेस चलते हैं 4 साल, 4.5 साल, 5 साल, और उस दौरान पूरी रियासत इस्तेमाल होती है। फिर अगला इलेक्शन आ जाता है। जब अगला इलेक्शन आ जाता है तो फिर पता चलता है कि पिछले 5 साल में जो केस बनाए थे वो गलत थे, और जिस पार्टी को हमने रगड़ा लगाया था अब वो पार्टी ठीक हो चुकी है और उसने कोई करप्शन नहीं की और किसी केस के अंदर कोई जान नहीं है। और फिर ये कहा जाता है कि नहीं, ये साफ़ हो गए, और जो दूसरी पार्टी जिसकी मोहब्बत में ये सब किया जा रहा था, फिर नैब उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है।
पहले शायद सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था क्योंकि इतना रेवोल्यूशन नहीं आया था, तो हमें इन चीज़ों का पता नहीं चलता था। लेकिन अब सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि सोशल मीडिया की याददाश्त बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसमें एक एक क्लिप, एक एक मूवमेंट महफूज है। जो हमारी आर्काइव काम करती थी, वो अब सोशल मीडिया के अकाउंट्स काम करते हैं। आर्काइव अगर आप थोड़ा सा उसके ऊपर आप टाइप करें, उसके बाद सारे क्लिप्स निकल आते हैं। तो अब मसला ये हुआ है कि इस बार जब नैब सामने आया है तो वो उसकी कारकर्दगी भी सारी की सारे सामने आ गई। मतलब 2017 में यही नैब था जो ये कहता था कि पूरा ख़ानदान जो शरीफ फैमिली सारी की सारी करप्ट है, और फिर उसमें क्या क्या नहीं बनाया गया। 10 वालियाँ बनाए गए थे, जिसमें से वो सारे चेयरमैन नैब उस वक्त कमर जमान चौधरी साहब होते थे, उनके हवाले करके उन्हें कहा गया जी आपने इनको पढ़ना भी नहीं है, सिर्फ आपने दस्तखत करने और आगे आपने जमा करवा देने। और वो एक ऐसी मुकद्दस दस्तावेज़ थी जो उसी वक्त अदालत के अंदर जमा करवा दी गई और उसके ऊपर फैसला हो गया। ठीक है। फिर जब मियां नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए, फिर वो जेल चले गए, फिर उन्होंने अपीलें की। जब अपीलें की तो उस वक्त जो नैब का मौक़िफ़ था कि मुजरम है, मुलज़म है, इसको कोई रायत नहीं मिलनी चाहिए। फिर मियां नवाज शरीफ बाहर चले गए। फिर इन्हीं अपीलों पे जो नैब का था मौक़िफ़ था वो ये था कि वो इश्तहारी हैं और भगोड़े हैं, वो चले गए हैं और इनकी अपीलें नहीं सुननी चाहिए। और फिर नैब के प्रेशर में आके उन अपीलों को फ़ारिग कर दिया गया। आज वही नैब जो है दूसरी साइड पे खड़ा है और वो मियां नवाज शरीफ को कह रहा है जी हमारे पास इनके बारे में कोई सबूत नहीं है, बल्कि इनको आफासी जमानत दे दी जाए, कोई हरज नहीं है, इनका केस फारिग कर दिया जाए। यही अपीलें हैं जिसको नैब ने खारिज करवाया। जस्ट मैटर ऑफ टाइम। आपके ख्याल में अब ये किसी भी वक्त उनकी क्लियर हो जाएंगे मियां? वो तो आपको अभी नजर नहीं, मुझे तो क्लियर नजर आ रहा है। मैं आपकी राय ले रहा हूं। मैंने तो अपनी राय का इजहार कम करना है। मैं तो आज शाम में ये बीपर दे चुका अपने चैनल पे। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। ये सारे प्रोडक्टिव है टोटल। ठीक है, सियासी पॉलिटिकल विंडिकेशन हो जाएगी। ये जो एक तो बल्कि हमारे ऑनरेबल जजेस ने हाई कोर्ट के रऊफ क्लासरा साहब ये भी कहा कि वो मुजरिम वहां बैठा हुआ रियासत का निजाम का मजाक उड़ा रहा होगा और हंस रहा होगा जिस तरीके से अदालत धोखा देकर गया। केसेस के मेरिट डीमेरिट पे अभी फिलहाल नहीं जाते, लेकिन जिस तरह विंडिकेट किया जा रहा है, जिस तरह रिलीफ मिल रहा है, आपके ख्याल में क्या मियां साहब के लिए पॉलिटिकली डैमेजिंग होगा या नहीं? पॉलिटिकली भी डैमेजिंग नहीं होगा? वेव चल पड़ी है तो फिर अब हर चीज़ का फ़ायदा ही होगा। दो चीज़ें हैं इसमें, दोनों साइड देख लें तो आपका सवाल बड़ा गहरा है, क्योंकि आप और मैं थोड़े से रूरल या कोई शहरों से हट के हैं। चौधरी साहब भी ऐसे इनका बैकग्राउंड है। हमारे यहाँ देहातों में कभी होता है जिसकी हवा चल पड़े। जो बात आपने बड़ा एक इनते मीनिंगफुल एक जुमला का है, शायद हमारे शहर की अर्बन लीड वो ना समझे कि जिसकी हवा चल पड़े। ये गांव में ऐसे ही होता था। मुझे याद है जितने भी इलेक्शंस हुए बचपन से लेके बाद में कि किसकी हवा चल पड़े, उसकी हवा चलने की क्या रीजंस होती थी, वो बड़ी मज़े की होती थी। मैं 80s के बाद हमने कुछ चीज़ें देखना समझने शुरू की कि जिसकी हुकूमत को डिसमिस करके भेजा गया है, इसका मतलब उसको तो वापस नहीं आने दिया जाएगा। ये हवा चलने के तरीके बता रहा हूँ कि हवा कैसे चलती है। वोटर जो है ना, कैसे स्विंग वोटर जो है वो कैसे किसी को सपोर्ट करते हैं। अब उसको एहसास हो जाता है कि यार ये बताएं, अब जब उन्होंने यहाँ पे आपको याद होगा बेनजीर भुट्टो साहब 1990 में हुकूमत गई तो वोटर को मैसेज चला गया कि यार अभी तक वहाँ पे जनरल बेग भी बैठे हैं, उसका सदर साहब भी बैठे हुए हैं, तो यार फिर जिन्होंने भेजा है तो वापस तो नहीं लाएंगे। तो हवा IGI के चल पड़ी। नवाज शरीफ साहब, मुस्तफा जतोई साहब ने कंपनी का इनको लाया जाएगा और वो आ गए। अच्छा 93 में फिर हमने देखा कि उस वक्त फिर वो डिसमिसल हुई इनकी नवाज शरीफ की। हाँ जी, नवाज शरीफ साहब कोई काकड़ साहब बैठे थे और उस वक्त दीगर भी बैठे थे। उन्होंने कहा जब जिन्होंने इनको घर भेजे इनको तो नहीं आने देंगे, ये तो बेनजीर भुट्टो आएगी। और बेनजीर भुट्टो साहब का वोट पड़ के 97 में हुआ यही। उस वक्त आपको याद होगा फरूक लगारी साहब और उस वक्त मेरे जनरल जहांगीर करामत बैठे थे, उन्होंने बीबी को डिसमिस किया। तो लोगों ने कहा ना बीबी तो वापस नहीं आएगी, नवाज शरीफ साहब आएगा। सो इस पैटर्न को जरा आगे लेकर चलें थोड़ा सा। NRO हुआ मुशर्रफ साहब के साथ, इनका वो बेनजीर भुट्टो साहब का, जरदारी साहब आ गए, नवाज शरीफ साहब जिन पे उस पर ताहयात नाहल होना था, 10 साल बाद केसेस खत्म हो गए। उसका खान साहब के साथ भी युवा खान साहब उस वक्त बड़े खुश थे, इनकी हवा चल गई थी क्योंकि पनामा में नवाज शरीफ साहब फारिग हो गए थे, जेल में गए थे। तो जो हवा वाली बात कर रहे हैं ये बड़ी हद तक ये बात ठीक है कि लोगों को लगता है कि हम आके किस बंदे को वोट दें, कल को नौकरी, थाना, कचहरी, 100 सारे मसले हैं इनसे करेंगे। लेकिन एक और साइड भी है। ये मैं बातें कर रहा हूँ आपको 90s की 80s की। आप जो टिकटॉक वाली कौम है, जो अभी आप बात कर रहे थे, डिजिटल ईरा है। हमारे गांव में भी लोग सारे प्रोग्राम मेरा भी लाइव देख रहे होते, सम टाइम मुझे भी भेजते हैं, आपको भी भेजते, चॉइस ऑफ भी आते होंगे। सो वो दुनिया जो थी ना, जो हमारे वाली थी, जो आके 24 घंटे बाद हमारे उसमें घर में अखबार आता था, गाँव में पहुँचता था या उसमें लैया वगैरह में पहुँचता था। अब तो विद इन सेकेंड्स आपको पूरा फीडबैक भी आ जाते। 4 बंदे हमें गालियाँ भी दे देते, 2 तारीफ भी कर देते और घर वाले भी हमें शर्मिंदा कर रहे होते, आपने क्या बात की या क्या नहीं की। सो वो जो एक उस वक्त खान साहब वाली हवा चली हुई है,
एक तो मियाँ साहब वाली हवा बिल्कुल ठीक है जी, इनके साथ सारे इनके साथ इदारे भी मिल गए जो इनको 4 साल पहले मतलब वो मियाँ साहब को बिल्कुल ख़त्म कर बैठे थे जी, फारिग हो गए। अब वही इदारे भी उसके चेंज ऑफ कमांड वो डार्लिंग बन गए। खान साहब 5 साल पहले वो डार्लिंग थे, वो जेल में पड़े हुए हैं, अब मियाँ साहब डार्लिंग है। सो डार्लिंग बदलती रहती है, लेकिन आपका जो पैटर्न है वो नहीं बदलता। इसका बड़ा शदीद नुकसान होगा। लास्टली बात, पॉलिटिकली आप समझते हैं डैमेज होगा मियां साहब? रियासत के लिए थोड़ी सी एक और लेवल पे जा रहा हूँ। लोगों को जिस तरीके ब्लेटेंट तरीके से पहले आप खान साहब को लाए, सही है, तमाम चीजें बिल्डोज करके लाया गया कि खान ही बस छेकनी है, खान तू तेरे बाद क्या मत है। उस वक्त जो कुछ भी हो रहा था उन्होंने खान को किया। अब जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब को किया जा रहा है कि बस पाकिस्तान को ये बचाएंगे, मेरा ये ख्याल है लास्ट वर्ड, ये लॉलेसनेस को बढ़ाएगा, पाकिस्तान की रियासत इससे कमजोर होगी। यानी निजाम कानून आइन से लोगों का बिलीव खत्म हो जाएगा कि यार छोड़ो यार, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर आपका कानून पे, बराबरी पे, उस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से निकल गया आपका एतमाद, पहले भी कमजोर था लोगों का, और जिस तरीके से नैब, अदालतें, मैं, आप, दीगर सारे चमाड़ इकट्ठे होके जिस तरीके से वो पुश कर रहे हैं और सारी चीजें बिल्डोज कर दी हैं उन्होंने, इससे रियासत पाकिस्तान जो लोग ये समझ रहे हैं कि हम कानून की बालादस्ती करके मुल्क को ऊपर ले जाएंगे, मेरा ये ख्याल है इन तमाम चीजों से चीजें ये नीचे जाएंगी। वो आपने दोनों ने शायद लतीफ़ा वो सुना हो, मैं पूरा तो नहीं सुना सकता नेशनल टीवी पे, लेकिन वो सुना है ना कि आप बेशक चारपाई ना दें लेकिन सोया इज्जत से करें। तो तरीका कार हमारे यहाँ जो है वो ठीक इख्तियार नहीं किया जाता, इतना ब्लेटेंटली सपोर्ट की जाती है या मुखालफत की जाती है कि लोगों का निजाम से वो हो जाता है। थोड़ा सा भरम होता था, इस बार भरम भी नहीं है। शहजाद साहब, आपके ख्याल में ये जो ऑप्टिक्स है, ये जो वापसी है, ये जो रिलीफ है, ये पॉलिटिकली डैमेज करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि अब वेव चल पड़ी है तो बस वो आवे ही आवे चलेगा और इलेक्शन मियां साहब स्मूथ सेलिंग कर जाएंगे आगे। योर टेक ऑन। अच्छा आदिल, पहले तो ज़रा मैं इस पर भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि जैसे जावेद चौधरी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि नैब को इस्तेमाल किया जाता है एक पार्टी के ख़िलाफ़, और हमारी अदालतें भी कह चुकी हैं कि टूल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो ये टूल के तौर पे कौन इस्तेमाल करता है, ये अहम सवाल है ना। नैब ने तो जो किया है वो तो किया है, लेकिन इस्तेमाल कौन करता है, ये मेरे ख्याल से अहम बात है। और जब तक इस चीज़ की निशानदेही और अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी हम ऐसे ही चलते रहेंगे। यहाँ पे वैसे मैं आपसे एक एडिशनल सवाल भी पूछ लूं, अगर वो सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन आप बहुत अच्छा सवाल आपने रेज किया, करता कौन है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इनको अकाउंटेबल कौन बनाएगा? कोई नहीं बनाएगा। छोटा सा ठीक, गो अहेड। कोई नहीं बनाएगा। गो अहेड। दूसरा, नवाज शरीफ के साथ गलत हुआ, उनको बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए, उनके केसेस का मेरिट पे दुरुस्त तरीके से ट्रायल होना चाहिए। अगर सजाएं गलत हैं उनकी सजाओं को ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन अब मसला ये है कि जब लोगों के सामने ये तासुर उठता है कि जब सज़ा दी गई तो वो भी मेरिट पे नहीं दी गई, उस वक्त भी निज़ाम को एक तरीके से चलाया गया सज़ा देने के लिए। आज जब रिलीफ मिलना है तो ऐसा नहीं है कि नैब को ख्याल आ गया कि हमसे गलती हुई, या अदालतों को ख्याल आ गया है कि हमसे गलती हुई तो हम उसको दुरुस्त करने जा रहे हैं। आज वो जो बरियत का सिलसिला है या जो बेल का सिलसिला है उसको भी मैनेज किया जा रहा है। तो जो इस मुल्क में यही हुआ है कि जब भी कोई केस हो उसकी मेरिट तो एक साइड पर रह जाती है। जब सजा होती है उस वक्त ना मेरिट को मद्देनजर रखा जाता है, ना जब बरियत का वक्त आता है तो उस वक्त मेरिट पे रखा जाता है। ऑडियो दीजिएगा स्टूडियो में। जी मैं कह रहा हूं जिस तरीके से जो ये निज़ाम इंसाफ चलाया जाता है, और ये बात हो रही है जैसे क्लासेस साहब ने कहा कि लोगों का एतमाद उठ जाएगा, एक से एतमाद तो उठ गया है। अब ये जो बड़े बड़े इदारे हैं, हमारी अदालतें हैं, नैब, इनको सोचने की जरूरत है कि ये अपनी साख बहाल करना चाहते हैं या दिए गए फैसलों पे ही चलना चाहते हैं। और ये मसला ये है कि बात ये नहीं कि इससे नून लीग को कितना नुकसान होगा, बात ये है कि अगर इलेक्शन इस हालत में हो भी गए तो क्या सस्टेनेबल है या नहीं है। इमरान खान साहब ने ये फॉर्मूला अप्लाई करके देख लिया, इक्तदार में तो वो आ गए, लेकिन पहले दिन से कह रहे हैं कि मुझे हुकूमत चलाने नहीं दी गई। तो जब एक ब्लेटेंट धांधली होगी आपके ऑपोजिशन के साथ तो वो क्यों आपको हुकूमत चलाने देंगे। आज भी आप इलेक्शन तो शायद करवा लेंगे, लेकिन क्या सस्टेनेबिलिटी आ जाएगी, क्या इस्तेकाम आ जाएगा जिसकी जरूरत है? मेरे ख्याल से तो नहीं आएगा, क्योंकि एक तबका जो ये सोचेगा कि हमें तो इलेक्शन प्रोसेस से बाहर ही रखा गया या सिर्फ बजाय नाम हमें अंदर रखा गया और हमें इलेक्शन लड़ने की आज़ादी नहीं थी, तो वो भी तबका कभी ना कभी उठ के आवाज़ उठाएगा, वो पार्टीज भी आवाज़ उठाएंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क में एक इस्तेकाम हो जिससे मुल्क में माशी इस्तेकाम आए, जिसकी इस वक्त बहुत ज़रूरत है, तो फिर मेरे ख्याल से वो जो बात की गई थी कि हम साइड में होते हैं, इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज खुद देखें और अपनी मकबूलियत को खुद आजमाएं जाके। मेरे ख्याल से वही बेस्ट फॉर्मूला है। जिस दिन भी पाकिस्तान में वो सस्टेनेबल तरीके से लंबे अरसे के लिए अप्लाई होगा, चीज़ें एटलीस्ट दुरुस्त सिमत में जाना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आपको ब्रेक
वेलकम बैक। चौधरी साहब, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्जाम लगता रहा जावेद इकबाल साहब पे। इल्जाम लगता रहा सिर्फ? इन्होंने इंटरव्यू किया हुआ है, नहीं, इल्जाम लगता रहा, ये तो क्या जाती मानते तौर और पे मैं इनकी बात काट रहा हूँ। इंटरव्यू जब तक सजा नहीं होती मैं इल्जाम ही कहूँ। उन्होंने, मैं आई एम सॉरी कि मैं बात काट रहा हूँ, वो बड़ी बात थी, सवाल बड़ा अहम है चौधरी साहब उसके, क्योंकि वो एक प्राइम उसके विटनेस या करेक्टर है, मुल्ज़म तो नहीं कहूँगा। इन्होंने कहा था कि अगर इन्होंने कहा आप अक्रॉस द बोर्ड क्यों नहीं कर रहे अकाउंटेबिलिटी, मतलब पीटीआई के लोग भी तो करप्शन कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था, मुझे अगर याद हो जवाब वहाँ के मैंने वजीर पकड़ लिया तो इमरान खान की हुकूमत गिर जाएगी। जी वो मुझे याद है, बिल्कुल इसी तरह बात हुई थी। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनका मामला जा रहा है, इसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? सजा मिलेगी जस्टिस जावेद इकबाल साहब को। अच्छा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मियां नवाज शरीफ की सारी शराइत मानेंगी। उसमें एक शर्त यह भी है कि जिसने मेरे साथ ये सलूक किया है उसको कम अज़ कम एक सिंबॉलिक ही सी लेकिन सजा ज़रूर मिलनी चाहिए। तो जस्टिस जावेद इकबाल साहब आने वाले दिनों में बड़े गर्म पानियों में होंगे, आप देखिएगा। और दूसरा ये है कि ये जो अदालत के अंदर केस चल रही है, अदालत जो है और नैब मियां नवाज शरीफ से माफ़ी मांगेगी, नैब भी मांगेगी और अदालत भी मांगेगी। हाँ, क्योंकि वो आज एक जुमला है ना बड़ा मानी खेज है, जिसमें नैब ने कहा कि हमें ये भी देखना है कि कोई ज्यादती ना हो जाए किसी के साथ। हाँ, वो उसकी वजह ये, आप देखिएगा पीछे नवाज शरीफ को जब बुलवाया जा रहा था, बार बार कहा जा रहा था, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नैरेटिव था कि जिन लोगों ने ये किया है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए हमसे। हाँ। और वो जो माफ़ी मांगने वाले कुछ और लोग हैं वो तो हर घर चले गए हैं, बाकी जो इदारे बचे हैं अभी उन सबको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और ये माफ़ी मांगेंगे देखिएगा करीब, आप देखिए, क्योंकि नवाज शरीफ आए इसी शर्त पे है कि जब तक मेरा अजाला नहीं किया जाता और ये मदद नहीं की जाती मैं कुछ नहीं करूंगा, तो मदद तो करनी पड़ेगी। तो ये जो आप जावेद इकबाल साहब को क्राइसिस हॉट वाटर में देख रहे हैं, ये इलेक्शन से पहले तक फैसला हो जाना है या आगे जाके होगा? मेरा ख्याल है इलेक्शन से पहले ये हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि जस्टिस जावेद इकबाल साहब जिस तरह चेयरमैन नैब बने थे, वो बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। ये शुजात अजीम साहब थे, आपको याद होगा, शुजात अजीम साहब का एक फार्म हाउस है यहाँ पे, उनके फार्म हाउस में ये फैसला हुआ था, और उसका जैसे जावेद इकबाल साहब को वहाँ पे पुराने जो चेयरमैन नैब थे चौधरी कमर जमान साहब, वो अपने साथ लेके गए थे वहाँ पे, और वहाँ लेके गए, और उसके बाद उन्होंने गारंटी दी कि मैं अगर चेयरमैन बन गया तो मैं आसिफ अली जरदारी के केस नहीं खोलूँगा, मियां नवाज शरीफ के केस नहीं खोलूँगा। बड़ी वो स्टोरी है पूरी की पूरी, उसमें लोग उसके यानी शायद हैं कि किस तरह जस्टिस जावेद इकबाल साहब को बनाया गया। फिर पहला जब उस वक्त आपको याद होगा कि उसमें खुर्शीद शाह साहब वो अपोजिशन लीडर थे, और शायद खाकान अब्बासी साहब जो थे उसको प्राइम मिनिस्टर से जब जस्टिस जावेद इकबाल साहब को चेयरमैन नैब बनाया गया था, और इन दोनों ने रिजेक्ट कर दिया था। बल्कि शायद खाकान अब्बासी साहब ये बताते हैं कि जब मेरी मुलाकात हुई खुर्शीद शाह साहब से, तो मैंने कहा, खुर्शीद शाह ने कहा कि कुछ भी हो जाए मैंने इसको नहीं बनाना। तो मैंने कहा जी मैंने भी कहा कि कुछ भी हो जाए हमने जस्टिस जावेद इकबाल को चेयरमैन नहीं बनाना। फिर 2 टेलीफोन आए, एक हमारी तरफ आ गया, एक दूसरी तरफ आ गया, और उसके बाद फिर हमने उनको बनाया। जब बनाया तो उसके बाद कहते हैं कि जेल में एक बार मैं वॉक कर रहा था तो सामने खुर्शीद शाह साहब आ गए, तो हम दोनों ने कहका लगाया, क्योंकि हम दोनों जिम्मेदार थे जस्टिस जावेद इकबाल को चेयरमैन नैब बनाने में था। और ये जो सारा मसला था, ये सारा, और ये दोनों हजरात क्यों नहीं बनाना चाहते? क्या खबर है, क्या मालूम? अपोजिशन लीडर थे, एक अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बनाना? उसकी वजह ये कि जस्टिस जावेद इकबाल साहब की रिप्यूट बहुत अच्छी नहीं थी, और शुरू से ही बहुत सारे लोग उनको पसंद नहीं करते थे, बल्कि बाद में भी पसंद नहीं करते थे बहरहाल। और उसके बाद जब वो बन गए तो उसके बाद आप ये देख लीजिए, लिहाजा ये ज़हन में रखिएगा कि आसिफ अली जरदारी साहब हो या नवाज शरीफ हो, उनको वट बहुत है जस्टिस जावेद इकबाल पे, क्योंकि उसकी वजह ये कि कमिटमेंट करके वो फिर गए। निजाम माफी मांगेगा? नहीं, चौधरी साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाई है, निजाम सजा भी पाएगा। एक और आती है, एक और मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ देखें, मियाँ साहब को गुस्सा किस पे है? जस्टिस जावेद इकबाल पे है, जिनके 5 के नाम लिए थे इन्होंने वहां पे लंदन में, वो गायब हो गए, उन्हें माफ कर दिया। वो रिटायर हो गए ना। ओहो, तो ये भी तो रिटायर हो गए, मैंने माफ कर दिया, रिटायर हो गए ना। मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि इस वक्त इस पूरी इक्वेशन में कमजोर कौन है इस वक्त? नैब अपने चेयरमैन के साथ खड़ा इस वक्त जो बेचारा यतीम है, मतलब पॉलिटिकली तौर पर या सोशली तौर पर या कहीं पे भी, वो जस्टिस जावेद इकबाल यतीम आदमी है कि उसके आगे पीछे कोई नहीं है, ना उसको जमानत देने को तैयार है। जब उन्होंने एक बयान दिया, 2 बड़े ताकतवर उन्होंने लोगों के बारे में, जी मैं वापस आऊँगा तो 2 रिटायर्ड जो जनरल हैं उनको फिक्स करूँगा, 3 जजेस हैं उनको फिक्स करूंगा, तो उनके तो पीछे वाली वारिस थे, हमारी वो देहाती ज़बान में कहते हैं, उनके पीछे लोग तो थे। उन्होंने एक ही मैसेज दिया, और शहबाज शरीफ साहब पूरा यहाँ पे दौड़ के लंदन होकर भाजी की करने लगे, तुसी चंगा वाला माहौल बन गया, तुसी खराब करने लगो। अब उसमें से जस्टिस खोसे का नाम भी गायब हो गया है, उसके बाद जस्टिस इजाजुल हसन साहब का, जी इजाजुल हसन का भी गायब हो गया है, उनका निसार साहब का भी हो गया है, वो जर्नल हमारे भाई तो दोस्त जो है उनका भी हो गया है। बच कौन गया है? जिसे माफी मंगवानी और जिसको टोकन सजा दिलवानी है, वो जस्टिस जावेद इकबाल। जावेद इकबाल साहब किसके कहने पे कर रहे थे? सपोजली उनको क्या जाती दुश्मनी थी? हालांकि मैं कभी नहीं मिला जस्टिस जावेद इकबाल से, और ना मैं जो बात अभी उन्होंने चौधरी साहब ने की, ना मैं
उनके एक्शन जो है जो कुछ करते रहे ना उनको एंडोर्स किया जा सकता, बहुत सारी गलत चीजें उन्होंने की होंगी। आप वो टोकन माफी मंगवाएंगे या सजा दिलवाएंगे किससे? जस्टिस जावेद इकबाल से। भाई आप बहुत इंटरेस्टिंग है। आप शेर पंजाब हैं, आप बहुत बड़े लोग हैं, 3 दफा वजीर आजम हैं, 4थी दफा बनने के लिए रास्ता बाज पूरे इदारे। आपके ख्याल में क्या उनको भी माफ कर देना चाहिए? अगर जस्टिस जावेद उन्हें भी माफ कर देना चाहिए या सजा दूर तक? नहीं, मैं आपको शेर बने, आप अपने आप को वो शेर का निशान है ना, आप शेर बने, आप शेर बने। जिन 5 का आपने नाम लंदन में लिए थे ना कि वापस जाऊंगा और सबको फिक्स करूंगा, ये मौका मियां साहब आप हमें मायूस न करें। मुकम्मल शेर बनाना चाह रहे हैं बस आपका क्या प्रोग्राम? भाई जस्टिस जावेद इकबाल से आपका क्या प्रोग्राम? ऑप्शनल ठीक है, ऑप्शनल ठीक है, वरना लड़ाई हो जाएगी। दूसरा ये है कि जस्टिस जावेद इकबाल साहब अगर फर्ज करें कि वो वादा माफ गवाह बन जाते हैं, वो ये कहते हैं कि मैंने किस के कहने पे किया, तो फिर स्टोरी चेंज हो जाएगी। ये भी तो हो सकता है ना। शहजाद इकबाल साहब, आपके ख्याल में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में होने वाला जो मामला होगा, चौधरी साहब तो कह रहे हैं उनको बाकायदा सजा होगी, फिट होंगे, उनसे एहतसाब होगा प्रॉपर, और जरदारी साहब को भी बहुत गुस्सा है। आपको क्या लगता है इसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? वाकई कुछ होना है या ये भी सिर्फ किसी स्टेज पे आके मियां साहब कह देंगे नहीं इन्हें भी माफ कर दो, या नहीं एहतसाब करेंगे जो क्लासरा साहब बात कर रहे हैं कि कमजोर देखेंगे तो उसको पकड़ लेंगे, ताकतवर देखेंगे उसे छोड़ देंगे, भूल जाएंगे? अगर थ्योरी ये है कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि जस्टिस जावेद इकबाल, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को सजा हो, थ्योरी नहीं, खबर है चौधरी साहब की, मेरा ख्याल है। खबर है, मैं अभी आपने कहा था मेरी खबर है, खबर नहीं है, ख्याल है आपका, मेरा ख्याल है। ठीक ख्याल है, चले उनकी खबर या जो थ्योरी है, मैं कह रहा हूं जो आप सवाल कर रहे हैं क्योंकि आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इसमें ला रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं फिर थ्योरी तो ये बनती है कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि उनको सजा हो और वो सजा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देगा, जो सबसे आला फोरम है जजेस को। रिटायर्ड जज हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अलावा कोई ऐसा अदारा नहीं है जो उनको सजा दे सके या उनका केस सुन सके। वही है, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर वो नवाज शरीफ की ख्वाहिश पे, नवाज शरीफ के ख्याल पे सजा देने की सजा देगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, मैं तो इस पे सवाल उठा रहा हूं। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि वो सब मिलकर डिसाइड कर रहे हैं कि हमारी ख्वाहिश है सजा देना, तुम उसको सजा दो? तो मैं तो उसी वक्त कॉमेंट कर सकूंगा उस पर जब ये मामला आगे चलेगा। लेकिन मेरे ख्याल से क्लासरा साहब की ऑब्जर्वेशन बिल्कुल दुरुस्त है कि उन्होंने ना सिर्फ साबिक जजेस बल्कि सर्विंग जज के हवाले से भी कहा कि जब तक इनको सजा नहीं होगी ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन उस वक्त अगर किसी का नाम नहीं लिया था तो वो बेचारे जस्टिस जावेद इकबाल साहब ने पता नहीं क्यों नहीं लिया। लेकिन अब अगर ये बात आ रही है तो मेरे ख्याल से वी विल वेट कि किस तरह ये प्रोसीडिंग आगे। लेकिन ये जो बात है कि वो अगर वादा माफ गवाह बन गए तो मेरे ख्याल से एट बेस्ट इमरान खान के खिलाफ ही बनेंगे। लेकिन देखने वाली ये बात है कि जब नवाज शरीफ को सजा हुई, जब मरियम नवाज को सजाई हुई, और 2 ही लोग हैं जिनको सजा हुई है इमरान खान के 4 साल में, तो किसी को सजा नहीं हुई। केसेस शायद बने हो, कुछ केसेस भी ज्यादातर पहले बने थे, गिरफ्तारियां हुई थी इमरान खान के दौर में। लेकिन जो नवाज शरीफ का एवेंटफील्ड केस था, उनकी जो सजा थी वो तो इमरान खान के आने से पहले थी। तो जस्टिस जावेद इकबाल अगर वादा माफ गवाह बनेंगे इमरान खान के खिलाफ कि मैंने उनके कहने पे किया, इट डज नॉट मेक सेंस, क्योंकि इक़्तिदार तो इमरान खान के पास था ही नहीं उस वक्त। तो फिर किसका इक़्तिदार था, कौन ये फैसले कर रहा था, कौन उनको लेकर आया और किसके कहने पे सजाएं दी? मुझे नहीं लगता कि वो उनके खिलाफ कोई वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं। ठीक है, और इलेक्शन की तारीख आपके ख्याल में क्यों नहीं आ पा रही है? और ये भी ज़ाहिर है 2 नवंबर तक चला गया, अदालत की तरफ से भी मामला, सदर ने तो इलेक्शन कमीशन ने सदर वाली बात को तो उसकी वजाहत कर दी है, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, तैयारी पूरी है। आपके ख्याल में ये क्यों नहीं हो पा रहा? क्या ऐसा तो नहीं है कि पूरी पहले नाहली वहली वाला मामला क्लियर हो जाए, कागजात नामजदगी आ जाए, सब क्लियर हो, फिर इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो, या नहीं वाकई इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारी में है? वेट एंड सी है। किसी को इस वक्त मुल्क में इलेक्शन की जल्दी है नहीं, ना केयरटेकर सेटअप को है, ना नून लीग को नजर आती है, ना जो है हमारी कोर्ट्स को नजर आती है। ये पिटिशन गई थी सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से या पीटीआई की तरफ से, उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब थे, उन्होंने इस केस को टेकअप नहीं किया। बाद में काजी फाइज ईसा साहब आए तो उन्होंने पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को जो है उसका मामला सॉर्ट आउट किया। और फिर अभी भी आप देखें पहली समात के पास जो तारीख दी गई वो 10 रोज की तारीख दी गई कि 10 रोज में आपको नोटिस करते हैं, आप आके जवाब दें। तो मुल्क में इलेक्शन की जल्दी है नहीं किसी को। मेरे ख्याल से जो इस्लामाबाद में खबरें गर्दिश कर रही थी वो तो यही था कि नवंबर दिसंबर में जाकर सिचुएशन को रिव्यू किया जाएगा, जिसकी एक वजह यही बताई जा रही थी कि नवाज शरीफ आएंगे, कैंपेन करेंगे, अपनी मकबूलियत जाहिर करेंगे, ताकि पता चले कि ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ आए पैराशूट पे और इलेक्ट हो गए, वो पॉपुलर हैं, ये सब दिखाया जाएगा। और कोशिश की जाएगी कि उनके जो केसेस हैं उससे उनको बरियत मिले ताकि फिर वो इलेक्शन में हिस्सा ले सके। तो बजाय तो यही नजर आता है, और इसीलिए आज भी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम शेड्यूल जारी कर देंगे जब हल्का बंदियां हो जाएंगी। सर अब उम्मीद तो है कि सीसीआई का जवाब भी, इलेक्शन कमीशन के पास सीसीआई का जवाब भी है। थोड़ी सी ताखीर हो, लेकिन आदिल ज्यादा ताखीर होती हुई नजर नहीं आ रही अब इसमें।
जी मुझे भी लगता है फैब मिड में ये मसला हो जाएगा। जी जनवरी में हो जाएंगे। जनवरी में हो रहे हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है, मेरी खबर भी है कि फैब मिड में हो जाएंगे। क्लासर साहब, आपके ख्याल में इलेक्शन क्यों तारीख नहीं आ रही, डिले क्यों हो रहे हैं, इसका रीजन? मेरे ख्याल में मजीद आप नहीं कर सकेंगे डिले, फिर आपको कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम करने पड़ेंगे, दुनिया नहीं मानेगी। क्योंकि ऑलरेडी अमेरिकन या यूरोपियन या दीगर डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान को कभी भी नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे लड़ाई झगड़े के नाम पे 6 महीने 3 महीने के नाम पे ना आप चाइनीज़ मॉडल या रशियन मॉडल या दीगर कोई और इस तरह के वन पार्टी रूल की तरफ चले जाएँ, ऑटोक्रेट्स टाइप हो जाएँ जहाँ पे बस ठीक है जी कि अपनी निगरान हुकूमतें करके चलाएँ। सो यूरोपियन ममालिक जो है आपको इस रशियन और उसमें चाइनीज़ मॉडल पर वो नहीं जाने देंगे। और अगर आप नहीं मानते तो आपने बड़ी मुश्किल से IMF अभी भी मतलब है आपने किस तरीके से हमने घुटने टेक के उनसे चीज़ें ली हैं, फिर FTF पड़ा हुआ है और बहुत सारी इंटरनेशनल चीज़ें। सो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आपने जो भी यहाँ पे दबड़ घुसनी हमारे साइड पे ये कहते होते सराकी इलाकों में दबड़ घुसनी की, जिस तरह से इधर घुसून मारो इधर मारो, जिस तरह करो, आपने जैसे ही अपने पसंदीदा डार्लिंग लाना है उसको जिस तरीके से लाना है ले आएंगे। कोई यहाँ पे टूटा फूटा कोई मतलब सिस्टम जो है ना अहली, आपको लगता है फैब से पहले ये मसला भी हल हो जाएगा लाइफ टाइम जो मियाँ साहब की है? नहीं, मियाँ साहब का तो आप तो खुद कह रहे हो, मैं उनसे एग्री करता हूँ, वो तो इट्स ऑल ओवर, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। जो बात आपने कही थी इदारे, तो अब अगली बात मैं इनसे ये भी मैं इससे एग्री करता हूँ इनसे चॉइस साहब से कि माफ़ी वाली स्टेज जाएगी और उनको बड़े वो धड़ल्ले के इज़्ज़त और ऑनर के साथ वापस उनकी इज़्ज़त उनकी रिस्टोर की जाएगी। लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूँ, इन तरीक़ों से जो लोग ये समझ रहे हैं कि इस मुल्क में कानून की और इस मुआशी तरक्की होगी और रियासत मजबूत होगी, मेरा ये ख्याल है इससे मज़ीद हम इससे वीक होंगे। मियाँ साहब को भी चाहिए था, मतलब मैं ये 2-4 दफ़ा TV पे कह चुका हूँ, मेरे ख्याल काशिफ अब्बासी साहब के शोर में या उसमें महर अब्बासी साहबा के शो में, मैं कि अगर मैं होता ना, और क्योंकि मैं नहीं हूँ लिहाजा आई हैव द लेवरेज, मैं इस सिचुएशन में होता और तो मैं ज़रूर प्रेफर करता कि जनाब मुझे 3 महीने के लिए अटक जेल में डाल दें। मेरी बेटी जाएगी, वो लोगों को बताएगी कि अगर वज़ीर आज़म वहाँ पर इमरान खान साहब उधर हैं उस जेल में है तो मेरा बाप भी जेल में है। अगर उनके साथ आप समझते जाती हुई तो मेरे बाप के साथ थोड़ी एक्टिंग ही कर लेते आप। यस, मैं होता। अच्छा, ये तो सर्दियों का महीने है, ज़्यादा सर्दी भी नहीं लगती, तो आपको एयर कंडीशन भी नहीं चाहिए कि खान साहब एयर कंडीशन उतरवा लेंगे, चीज़ें करेंगे। आपकी फेवरेबल निगरान हुकूमत है। ये लोग ये बड़े मासूम है हमारे, ये छोटी छोटी चीज़ों पे ऐसे रोना धोना शुरू हो जाना था। यहाँ पे करप्शन स्कैंडल्स पे बहुत कॉलम्स प्रोग्राम सब कुछ करते रहे। मुझे बताएं तरीका क्या होगा कि ये ना अहली वाला मसला खत्म किस तरीके से? ये उस वक्त कैसे हुआ था 2010 में जब इफ्तिखार चौधरी साहब ने उनकी सज़ा हुई थी। 2000 में उनको ये एंटी टेररिज्म कोर्ट से हुई थी, जब मुशर्रफ साहब के प्यारे की सज़ा हुई थी। उस वक्त ताहयात ना अहली थी, 14-15 साल मेरा ख्याल सज़ा थी, वो कैसे माफ़ हो गई थी भाईजान? तो ये तो पुराने तरीके, वो पुराने मिस्त्री, पुराने मकैनिक, पुराने जाल, नए खिलाड़ी नहीं, बल्कि खिलाड़ी भी नए, ये पुराने हैं और जाल भी पुराने हैं। लेकिन हमारे सियासतदानों को कितना मजा आता है ना कि पूरी ताकत दिखा के मैदान में उतरे कि सारा निजाम हमारे साथ है, और आपकी वाली बात की एक्टिंग भी करने को तैयार नहीं है कि यार मुझे चोट लग गई है, मैं जख्मी हूं, मुझे कुछ हुआ है। क्या फर्क पड़ता है? शहजाद साहब आपसे कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? लास्टली इसका इनका चीज़ों का है कि आप लोग जो हैं, जो बात आपने एक्टिंग वाली की है, वो करने को भी तैयार नहीं है, और फिर आप समझते हैं कि हम यहाँ पे आएंगे और चीज़ें ठीक कर देंगे। बहरहाल वो कहते हैं तो मान लेते हैं। जी शहजाद, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? मैं क्लासरा साहब से ये कहना चाह रहा था, क्लासरा साहब आपको क्यों लगता है कि जब इतना एहतमाम उनके लिए किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि रियासत आपके साथ खड़ी है, तो वो एक्टिंग क्यों करेंगे? मरियम साहिबा ने 1 साल पहले कहा था कि जब वो पाकिस्तान आएंगे अब एक दिन भी जेल जाने के लिए नहीं आएंगे। आई थिंक वो ये कह रहे हैं कि अगर पूरा निजाम भी आपके साथ था तो आप दिखाने के लिए थोड़ी सी एक्टिंग कर लेते ताकि कुछ तो कहने को होता कि किसको दिखाना। वक्त तो नून लीग दिखाने के मूड में नहीं है कि हम किसी तरीके से कमजोर हैं। जो मैं उनसे बात एग्री कर, शहजाद ने बड़ी अच्छी बात की है। आप जो कह रहे हैं कि गांव देहात में छोटे शहरों में ये हवा चलती है, तो वो तो दिखाना चाहते हैं कि हवा हमारे साथ है। वो मैंने आपको कहा ना, मैंने तो ये बात की कि वो इंप्रेशन, हमारे सारे सियासतदान सिर्फ ये नहीं, ये दिखाना चाहते हैं सबको कि पूरा निजाम हमारे साथ है, हमारे नीचे है, हमारे आगे, हमारे पीछे है। लेकिन दुनिया बदल गई। अगर नवाज शरीफ जेल चले जाते हैं तो एक तो इस्तकबाल के लिए कोई बंदा लाहौर ना पहुंचता, दूसरा हो सकता है आधी पार्टी गायब हो जाती है उनके, तो पार्टी को इंटैक्ट रखना, वो समझते हैं कि नवाज शरीफ ट्रैप हो गया। और अब मतलब कह रहे हैं एनवायरनमेंट ही चेंज हो जाता है क्योंकि एक माहौल तो ये बात लाहौर में लोग पहुंचे वो इसलिए पहुंचे, उन्हें पता चला कि अब इनकी हवा चल पड़ी है और पार्टी इसलिए इंटैक्ट है कि सब पार्टी को महसूस हुआ कि नहीं अगला बड़ा वजन है कि माहौल ये जरूर बना हुआ था कि शायद वो आएंगे, ट्रैप हो जाएंगे, खत्म हो जाएगी। और पीटीआई तो इसको बहुत ओवरप्ले करती है। मेरा थोड़ा सा जी मैं कह रहा हूं इसका बड़ा फायदा ये होता है कि पीपल्स पार्टी आज कह रही है ना कि देखिए उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है, देखिए वो तो ताजपोशी हो रही है उनकी। इसका मतलब पीपल्स पार्टी पीटीआई का वोटर भी अगर वो दिखाना चाह रहे हैं इनके वोटर को भी, पीपल्स पार्टी पीटीआई के सिलेक्शन अगर हो चुकी है तो तुम्हारा वोट तो जाया जाएगा।
ये चीजें इलेक्शन में बड़ा मैटर करती लेकिन शहजाद मसला तो ये ना, पीपल्स पार्टी भी किस मुंह से ये कह रही है चीफ मिनिस्टर अपनी मर्जी का लगवा के सिंध में हो जाएगा। पंजाब में चीफ मिनिस्टर अपनी मर्जी का लगवा के, पंजाब वाला तो पंजाब में दोनों तरफ है, पीपल्स पार्टी मर्जी का सीएम लगवा के सिंध में जो इस वक्त दिल चाह रहा है वो कर रहे हैं, उनके पास भरपूर इख्तियार है। दूसरी बात यह कि वो भी एक ख्वाब देख रहे थे कि बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे, उसमें कोलिशन गवर्नमेंट होगी या हम साथ चलेंगे। सो उन्होंने देखा अब हमारे पास मामला नहीं आ रहा तो उन्होंने कहा फिर लेवल प्लेइंग फील्ड, वरना आपको पता है किसने लड़ाई लड़नी थी। सर आप बात कर रहे हैं, मैं आता हूं शहजाद आपकी तरफ, जरा क्लासरा साहब कोई बात करें, फिर आपकी तरफ। मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ, ठीक कह रहे हैं वो भी, अगर शहजाद भाई भी ठीक कह रहे हैं, हवा चलने वाली बात है अपनी जगह। लेकिन मैंने कहा गाँव में बड़ा, जो मैंने कहा हवा बदल गया, मैंने ये बात भी की थी आखिर पे जो आप और मेरा था ना कि हवा चलती है गांव में, बहुत सारी हवा जो है ना बदल चुकी है। अब लोग जो है ना थोड़े से नजरियाती हो चुके हैं, वो इस पावर पॉलिटिक्स से मेरा ख्याल है थोड़े से बाहर निकले हैं। और खान साहब की बहुत बड़ी ह्यूज सपोर्ट वहाँ मुझे नजर आती है जब भी मैं गाँव में जाऊँ, और पहले नहीं थी, 1 साल पहले। जो बात चौधरी साहब कह रहे हैं कि पार्टी गायब हो जाती है, ये क्रेडिट दें थोड़ा सा, मेरा ख्याल है। वो कहते हैं ना एक इंग्लिश का मुहावरा, लेट मी बी डेविल्स एडवोकेट, कि इनकी पार्टी जो है, जो सख्तियाँ इन पे भी हुई, मतलब जो चीज़ उनका क्रेडिट है नवाज लीग के लोगों का, उनको देना चाहिए। उन पे भी सख्तियाँ, मुशर्रफ दौर उन्होंने भी भुगता सर, उस वक्त मेरा 19 के करीब इनकी सीटें थी, लोग ठीक है डिच कर गए थे, चौधरी उसमें चौधरी सबान कर गए थे, मियां अजहर साहब कर गए थे, उसमें मेरा ख्याल है हुमायूं अख्तर साहब कर गए थे, इस तरह के लोगों ने ठीक है डिच किया था, पार्टी को डिच किया था, फेयर इनफ। लेकिन एक बड़ी तादाद लॉयलिस्ट की नवाज लीग के साथ खड़ी रही है। नंबर 1, जब यहाँ पे खान साहब का दौर आया, मतलब हु इज़ हु इन नवाज लीग का, जिसको नैब ने पकड़ के जेल में डाल, कोई नाम लें, इनके 70-80% वजीर, मियाँ साहब खुद जेल में गए, अगर उसके बाद मरियम साहबा गई, ख्वाजा आसिफ गए, शाहिद खकान गए, आपके मिफ्ता इस्माइल गए, उसके बाद साद रफीक गए, उसके बाद मेरा भाई सलमान गए, राना सनाउल्लाह साहब गए, एक लंबी लिस्ट, एहसन इकबाल साहब गए। इन लोगों ने पार्टियां छोड़ी नहीं है, ये खड़े रहे हैं। सो अगर आज भी मियाँ साहब, जो मेरा ख्याल है वो चलो ठीक है, पहले दिन आ रहे थे, वो बात इनकी ठीक है, पहले पकड़े जाते तो फिर उसके बाद तो जलसा नहीं होता था। लेकिन जब 24 को कन्फर्मेशन के लिए गए हैं तो जमानत कैंसिल भी कराई जा सकती थी, 2-3 महीने लग भी सकते। मैं वो बात कह रहा हूँ, आपने जलसा भी कर लिया, आपने जुलूस भी कर लिया। सो इनकी पार्टी ना, जो चौसा बात कर विद ड्यू रिस्पेक्ट, तो पार्टी अगर 20-25 साल मुशर्रफ दौर में इंटैक्ट रही, इमरान खान साहब के दौर में इंटैक्ट रही, तो आपके ख्याल है 2-3 महीने में पार्टी गायब हो जाती है। उस वक्त मुल्क में एक इंपैक्ट, ये एक इंप्रेशन ये था मियां साहब के आने से पहले। एक बात ये भी हो रही थी कि शायद वो भी आएंगे, ट्रैप हो जाएंगे और अरेस्ट हो जाएंगे। तो जो चौधरी साहब बात कर रहे हैं, लीडरशिप अगर आए और आते ही अंदर चली जाए और दोनों अंदर हो, तो फिर जो पहले वाला अंदर है उसका लड़ा जरा ज्यादा वजनी हो जाता है। वैसे मजा क्या आना था, 2 साबिक वजीर आजम, एक हिस्ट्री बननी थी पाकिस्तान की, 2 साबिक वजीर आजम अडियाला जेल में साइड बाई साइड में है, और मुमकिन है कोई डील कर लेते, कोई अक्ल आती है, कुछ समझ आती दोनों को कि भाई साहब हम लड़ के, वो कहते हैं तो मुर्गे लड़े थे, एक कहावत है ना, एक की चोंच तो पता नहीं किसी की, हाँ लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच एक की दुम, दोनों के साथ वही हुआ था। शहजाद साहब क्विकली, मैंने चौधरी साहब के पास फिर जरा दोबारा जाना। जी शहजाद साहब बात कर रहे थे आपको। अच्छा, मुझे तो लगता है कि ये दिखाना यही चाहते हैं कि इतने ताकतवर हैं, और ताकि जो मकबूलियत है, जो अभी तो यही कहा जा सकता है कि तासुर है कि पीटीआई ज्यादा मकबूल है पंजाब में, क्योंकि कोई ऐसा कोई सर्वे है नहीं जो हमें इंडिकेट करता हो एग्जैक्टली कि क्या इस वक्त लीड है। लेकिन क्योंकि ये दिखाना चाहते हैं कि ये ताकतवर हैं, इसीलिए उनको कोई इस बात में गर्ज नहीं। और मैंने तो ये देखा इलेक्शन से पहले जब भी ये हवा चलने वाली बात होती है तो इस पर कोई पर्दा नहीं रखा जाता कि हमारी चॉइस क्या है। सेलेक्टर्स जो है वो बताते हैं ये हमारी चॉइस है, ताकि मुखालफिन पार्टी के जो वोटर हैं वो घर बैठ जाए कि चॉइस तो हो चुकी है, सिलेक्शन तो हो चुकी है, और जो पार्टी जो इक्तदार में आनी है उसका वोटर ज्यादा भरपूर तरीके से निकले कि हम तो इक्तदार में आने हुए, उनको मोटिवेशन देने के लिए कि आप निकले, आपका बंदा तो वजीर आजम बनने वाला है। जी ठीक है। और वैसे भी 2017 में फिर उसके बाद जो कुछ हुआ तो खान साहब ने भी परवाह नहीं की, उन्होंने कहा यार मेरा इलेक्शन स्मूथ जाना चाहिए, जो होता है होता रहे। आई एग्री विद यू। चौधरी साहब, ये जो मौलाना साहब से मुलाकातें हो रही हैं, ज़ाहिर अफसोस करने जा रहे हैं लोग, लेकिन इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? जो पीटीआई का वफ्द जाके मिला है, आज बाजमात नमाज पढ़ी है मौलाना साहब के पीछे, और हाउ डू यू सी इट? देखिए, उसका वक्त की तब्दीली कहा जा सकता है, हवाओं की तब्दीली कहा जा सकता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब को जो इमरान खान साहब खिताब देते होते थे आपके सामने, और पूरी पार्टी उनके ना सिर्फ सरा लाती थी बल्कि नारे लगाती थी, और असद कैसर साहब भी, और उसके अली मोहम्मद खान साहब भी, कोई ऐसा शख्स नहीं। बैरिस्टर साहब को तो हमने खुद सुना ना बेशुमार मरतबा। तो जब आपकी पार्टी का नैरेटिव ये था, और अब आपको मौलाना फजलुर रहमान साहब की नमाज भी कबूल होगी, आप उनके पीछे भी खड़े हो गए हैं और ताज़ियत करने के लिए भी आप चले गए, जबकि उससे पहले भी ताज़ियत के कई मराहिल आए थे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास पीटीआई नहीं गई थी। तो इससे आप समझें कि तब्दीलियाँ कितनी हो रही हैं। खबर क्या है? और एक वजह यह भी है, ये देखिएगा कि जो पीटीआई गई है उनके पास, उसका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है। वो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखते हैं, उसमें पंजाब का कोई या सिंध का या बलूचिस्तान का कोई शख्स शामिल नहीं है, कोई लीडर शामिल नहीं है। तो उसका मतलब यही है कि हमें, अगर हम आज़ाद इलेक्शन लड़ते हैं तो हमें आज़ाद इलेक्शन लड़ने दिया जाए,
और ये ना हो कि हमें बिल्कुल आउट कर दिया जाए। तो वो मौलाना फजलुर रहमान साहब से थोड़ी सी उम्मीद लगा के थोड़ी सी सपोर्ट लेने के लिए कि निज़ाम में थोड़ा सा हमारा हिस्सा हो। ये हो सकता है ये लोग सब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ें, ठीक, और ये चाहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब उनकी इतनी हमायत ज़रूर करें कि बजाय इसके कि ये सब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर पीटीआई की तरफ से नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई के टिकट्स होंगे और कुछ लोग बल्ले का निशान नहीं होगा इलेक्शन। बल्ले का निशान तो होगा, पार्टी भी होगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उस लेवल तक जाएगी पार्टी। ये लोग नहीं होंगे, ये लोग शायद असद कैसर साहब, अली मोहम्मद खान साहब पीटीआई में। मेरा नहीं ख्याल कि एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप दोनों से भी पूछूंगा, आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। आप दोनों से पूछूंगा इस मुलाकात से क्या हासिल होना है, क्या मकसद है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शहजाद, आपके ख्याल में ये जो मुलाकात हुई है इसका क्या मकसद है? एक तो ये कि मुलाकात के बाद मेरी बात हुई अली मोहम्मद खान साहब से। उन्होंने कहा कि जो मदर इन लॉ थी फजल रहमान साहब की, उनका इंतकाल हो गया था, उसके अफसोस के लिए हम वहाँ पे गए थे, हमने अंगूर खाए और नमाज पढ़ी। उन्होंने कहा सियासी बात हुई नहीं। तो मैंने कहा इमरान खान को क्या इस बारे में पता है ये मुलाकात हुई? तो उन्होंने कहा नहीं, ये पूछना शायद ज़रूरी नहीं था क्योंकि हम सिर्फ अफसोस के लिए गए थे। लेकिन एक बात जो है जो PTI के कुछ लोगों ने की है वो ये है कि इमरान खान ने कुछ अर्से पहले ये कह दिया था कि जो सियासी मुलाकातें हैं वो हमें करनी चाहिए, यानी कि जो उनका पुराना मौक़िफ़ था कि हम दहशतगर्दों से तो बात कर लेंगे लेकिन सियासी जमातों से बात नहीं करेंगे, एक सोशल बाइकआउट जो किया हुआ था, मेरे ख्याल से उस पर अब इमरान खान ने भी नजरसानी कर ली है। और मेरे ख्याल से क्योंकि नजरसानी की है इसीलिए इतने एहतमाम के साथ ये वफ्द मिलने गया था और ताज़ियत करने गया था, अफसोस करने गया था। अगर वही पुराना माहौल होता तो मेरे ख्याल से चाहे किसी करीबी रिश्तेदार का इंतकाल भी हुआ होता, पता नहीं उस वक्त तहरीक इंसाफ जाती है ना जाती, उस पॉलिटिकल टेम्परेचर जो उन्होंने हाई किया हुआ था। चीजें अब बदल गई हैं, ग्राउंड रियलिटीज का उनको भी अंदाजा है कि हर किसी से लड़के तो चीजें नहीं देखी जा सकती। अगर इलेक्शन आना है तो इलेक्शन में आप मुखालफत करें, लेकिन कम से कम इतनी रवादारी होनी चाहिए। इतनी जहानत पे वैसे कुर्बान जाना चाहिए, कितनी जल्दी समझ आई उन्हें सब बातों की। हाय उस दूध पशेमा का पशेमा होना। मौलाना साहब ने तो यहाँ तक कह दिया था, मैं तो इन्हें सियासी जमाती हकीकत ही तस्वर नहीं करता। आज मौलाना आज भी यही कह रहे हैं, आज भी वो यही कहते हैं। अब ताज़ियत तो ज़ाहिर है, वो तो एक बात समझ आती है। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि इस महफिल में कोई सियासी बात हुई होगी या नहीं हुई होगी? सर, दो चीज़ें। मौलाना साहब का उन्होंने बड़ा एक अच्छा बयान दिया था कुछ दिन पहले। उन्होंने कहा जनाब ये नहीं होना चाहिए जो हमारे मुखालफिन है उनके हाथ पाँव बांध के ना उनको मैदान में छोड़ दिया जाए और हमारे हाथ खुले होने चाहिए। आपको याद होगा जी अभी और जिसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया था कि मौलाना फजल रहमान साहब जो ऑनर और डिग्निटी के साथ जो आज पीपल्स पार्टी ने भी बात की कि PTI को बहर रख के इलेक्शन किया गया तो कोई फायदा नहीं है। सो मौलाना साहब इलेक्शन हारे हैं, इतनी पॉपुलरिटी जो इमरान खान साहब की बताई जाती है, उन्होंने कम से कम एक ऑनरेबल बात की। उन्होंने कहा कि अगर मुकाबला करना है तो फिर उनके हाथ भी खोलें, मेरे हाथ भी खोलें, फिर हम लड़ेंगे। उनको तो पहले खुले हुए हैं। सो मेरा ख्याल इस बात से इनकरेज हुई है PTI के यार स्पेस है उनके पास, हमें उनके पास जाना चाहिए, कोई थोड़ी सी कोई हमें जगह मिल जाएगी। सो PTI वाले जब ये पावर में थे तो आपको पता है मादरत का फिरौन बने हुए थे, तकब्बुर, गरूर, गर्दन में सरिया, ये पता नहीं क्या हशर नशर हो जाता था टीवी शोज में हमारे साथ। तकवे का गुरूर था कि हम पाक हैं और बाकी तमाम लोग नापाक हैं। इतना गरूर तकब्बुर मैंने जो इनके वजीरों में था, अगर सब में तो नहीं था, मैं सब की नहीं बात कर रहा। सो वो अब वो गरूर टूटा, उन्हें ये लगा कि मौलाना के जरिए हमारी ये एंट्री हो सकती है दोबारा इसमें। इसलिए खान साहब की जो आपने बात की ना, ये होती है फेकिंग, इसको आप सियासी चालाकी कहते हैं। वक्ती तौर पर पत्थर आ गया आप पे ना, आपने पत्थर से निकलना है तो किसी को कहता है डूबते को तिनके का सहारा। सो PTI को इस वक्त मौलाना का सहारा इस वक्त नजर आ रहा है। सो उनके पास जाने की आपके ख्याल में मौलाना ये मूव खुद यानी मौलाना खुद चाहते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी साथ बैठे, या जो पीपल्स पार्टी की शिकायतें आहिस्ता आहिस्ता चलती आ रही हैं मौलाना और पीपल्स पार्टी मिलकर चाहते हैं कि PTI को थोड़ा ऑन बोर्ड रखें, सारा केक तो PMLN ले जा रही? लेकिन PMLN अपनी जगह पे होगी, लेकिन मौलाना साहब जो है ना वो ज़्यादा करीब हमेशा समझे जाते हैं, जरदारी साहब के ज़्यादा उनके करीब पे रहे। मौलाना साहब शायद ये भी समझते हैं अगर PTI को बिल्कुल स्पेस नहीं मिलेगी तो हमारी जो विक्ट्री होगी उसका मॉरल सपोर्ट नहीं होगी, कोई आपको लेजिटिमेसी नहीं होगी और यही इंस्टेबिलिटी चलती रहेगी। सो मौलाना साहब की अभी भी KP में जो इलेक्शन हुए थे, बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, आपने देखा था उनमें इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं की थी। सो बेटर परफॉर्मेंस। सो मौलाना साहब को फील होता है कि PTI का मैं मुकाबला कर सकता हूँ, चले वो 20 सीटें ले लेंगे तो 18 हम ले लेंगे, 14 हम ले लेंगे। सो मौलाना साहब इज क्वाइट कॉन्फिडेंट। उनका वोट बैंक कहाँ पे? उनका वहाँ पे KP में है। उनका पंजाब में ऐसा इतना बड़ा वोट बैंक नहीं है, या बलोचिस्तान में मौलाना साहब की पार्टी का। सो असल मैदान जो लगना है पंजाब में। सो ये जो PTI के हमारे दोस्त हैं बड़े सियाने हैं। उस वक्त मौलाना साहब पे 606 बातें होती थी। आप ज़रा पहाड़ के नीचे वो क्या ऊँट पहाड़ के नीचे आया है तो वो मौलाना साहब के पास भी पहुँच गए। क्यों?
उन्हें रास्ता नजर आता है। इनका जाना दोनों का, या असद कैसर साहब, अली मोहम्मद साहब, दोनों को सीरियस और संजीदा सियासी आदमी हैं। और कभी इन्होंने कोई ऐसी सख्त बात नहीं, अली मोहम्मद खान साहब ने कभी नहीं की, असद कैसर साहब ने की। सोबर, मैं उनको सोबर एलिमेंट है पीटीआई में, जो दो चार सोबर एलिमेंट है, उनमें अली मोहम्मद खान साहब भी हैं और असद कैसर साहब भी हैं। सो इनको खान साहब ऐसा पुश कर रहे हैं कि जो हमारा फेस है, जो सोबर और मैच्योर और ज्यादा बेहतर फेस है पीटीआई का, उनको भेजा जाए अपोनेंट्स के पास और कोई रास्ता निकाला जाए। खान साहब का वो मुझे याद आ रहा है, इससे तो बेहतर था एटम बम मार देते, इनको मुल्क ना देते, लेकिन अपनी सियासत की बारी आई तो डायलॉग हमने ये सोच लिया ना कि शायद खान साहब ने इनको भेजा है। ये भी तो एक सवाल है ना, अगर तो खान साहब ने भेजा है फिर तो कहा जा सकता है। और ये भी कि क्या सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिलेंगे या दूसरी पार्टियों से भी मिलेंगे। अगर ये दूसरी पार्टी से भी मिलते हैं तो फिर तो कहा जा सकता है कि पीटीआई अफवाम व तफहीम की तरफ जा रही है। लेकिन अगर सिर्फ मौलाना तक रहता है तो फिर ये मामला नहीं चल सकता। दूसरा ये है, लेकिन जैसे आपको लगता है कि बगैर खान साहब के अप्रूवल के ये दोनों, मेरा ख्याल है बगैर अप्रूवल के गए, उन्होंने खान साहब से नहीं पूछा होगा, क्योंकि असद कैसर साहब भी राब्ते में नहीं है खान साहब के, और अली मोहम्मद खान साहब भी राब्ते में नहीं है। क्योंकि खान साहब का ख्याल ये है कि जिस शख्स को अगर जेल से रिहाई मिल गई है और उसने कोई और पार्टी ज्वाइन नहीं की तो वो मेरा बंदा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि उसे खुद छोड़ा गया। तो अली मोहम्मद खान साहब के साथ वो कंफर्टेबल नहीं है। वो समझते हैं कि इससे शायद किसी ना किसी जगह एडजस्टमेंट करके फिर ही आया है, क्योंकि इसके बाद दोबारा पुलिस इसके घर नहीं गई। और असद कैसर साहब तो गिरफ्तार ही नहीं हुए। जब गिरफ्तार ही नहीं हुए एक शख्स, और दूसरा वो परवेज खटक साहब के साथ बैठ के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली थी, तो इमरान खान साहब इन दोनों को अपना बंदा या अपनी पार्टी का रुकन नहीं समझते। ऐसा इनका मिल जाना कोई पार्टी का 20 सेकंड। चौधरी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि अली मोहम्मद के साथ वो कंफर्टेबल, आज की बात नहीं है, उस वक्त गए थे मरी में, एक डेलीगेशन गया था यहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस का, उनकी तस्वीर आ गई थी अली मोहम्मद खान साहब एहसन इकबाल के साथ। खान साहब ने बुला के जो हशर किया था अली मोहम्मद खान साहब, मतलब ये कौन सी बात है? 2018 में टिकट नहीं दे रहे थे वो, मीडिया ने शोर मचाया। शहजाद 20 सेकंड, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। मैं सिर्फ ये ऐड करना चाह रहा हूँ आदिल, आपकी असेसमेंट मेरे ख्याल से दुरुस्त है, आपका जो ओपिनियन है, क्योंकि अगर पंजाब में एक फ्री रन मिलता है और नवाज शरीफ साहब अकेले दौड़ते हैं तो शायद वो इतनी सीटें ले जाएं कि उनको जो रिलेटिवली छोटी पार्टी है, फजल रहमान साहब जैसी पार्टी, उनको इत्तेहाद में शामिल करना उनके लिए मजबूरी ना हो। एक थोड़ा बहुत कंपटीशन हो विदाउट इमरान खान, कुछ सीटें डिवाइड हो पंजाब में, तभी एक मौका मिलेगा दूसरी पार्टीज को कि वो वफाक में एक कोएलिशन कम से कम बन सके। वरना अगर अकेले दौड़ेंगे नवाज शरीफ साहब, तो आपको पता है अकेले दौड़ते हैं तो फर्स्ट ही आते हैं। ठीक, और वो फर्स्ट आ जाएंगे। थैंक यू सो मच शहजाद इकबाल साहब, जावेद चौधरी साहब, रऊफ क्लासरा साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मेरा भी ये ख्याल है कि वो 2013 वाला नतीजा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि 13 वाला माहौल होगा और हम जो है वो आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे हुकूमत बनाने के। आदिल बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।